वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज के बारे में। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। बट उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका गोल कार्ड रेडी होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपना गोल कार्ड रेडी कर लें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को आप समझें, सीखें, ताकि आपको हेल्प मिलेगी कि आपके गोल के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी है। सो रियल एस्टेट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं काम करने के लिए। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो मोस्ट पॉपुलर है, बाय एंड होल्ड। मीन्स आपने प्रॉपर्टी को खरीदा और उसको होल्ड कर दिया। अब होल्ड भी दो तरह से होता है, एक तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्गर पीरियड। सो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, उनका मोटिव ये होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें फोर्सफुली वो अप्रिशिएट कर पाए उसकी वैल्यू को। वो कैसे करते हैं? जैसे कि एक पुराना फ्लैट खरीदा जिसमें थोड़ा सा रेनोवेशन किया, उसमें वुडन वर्क कर दिया, मॉड्यूलर किचन बना दिया। देन उसको 2 साल 3 साल 5 साल तक होल्ड किया, उसको रेंट पर दे के रखे, रेंटल भी अर्न किया, और बाद में 5 साल तक होल्ड करने के बाद उसको सेल आउट कर दिया और प्रॉफिट अपना अर्न कर लिया। देन दूसरा होता है लॉन्गर पीरियड टर्म के लिए होता है। तो लॉन्गर पीरियड टर्म के लिए मेन मोटिव होता है, वेल्थ बिल्डिंग का मोटिव होता है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें आपको 10 साल 15 साल 20 साल तक होल्ड कर दिया और उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, बिकॉज इसमें स्लो एंड स्टेडी रिटर्न है जो है उसका बेनिफिट मिलते हुए आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है और आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर में अच्छा वेल्थ बिल्ड करके देती है आपको। सो ये हो गया हमारा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। देन दूसरी स्ट्रेटजी जो आती है हमारी फिक्स एंड फ्लिप स्ट्रेटजी। फिक्स एंड फ्लिप में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको आपको फिक्स करना, देन फ्लिप कर देना, मतलब सेल आउट कर देना। फिक्स एंड फ्लिप इन्वेस्टमेंट जो है वो उस टाइप की प्रॉपर्टी में होता है जिनमें एक्चुअल में रेनोवेशन वर्क की रिक्वायरमेंट है, कुछ मेंटेनेंस वर्क की रिक्वायरमेंट है। सो जो इन्वेस्टर होता है वो प्रॉपर्टी को परचेज करता है मार्केट रेट से लोअर वैल्यू पे, और उसके बाद उसमें रेनोवेशन वर्क कराता है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट वर्क कराता है, जिसमें उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शॉर्टर पीरियड के बाद बेच देता है। जैसे कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, सपोज 30 लाख की एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, उसको मैंने 25 लाख रुपए में खरीद लिया और उसमें 2-3 लाख रुपए का रेनोवेशन करा के उसको मैंने 32 लाख रुपीज में बेच दिया। तो मैंने 4 से 5 लाख रुपए इजीली कमा लिया। और ये काम जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 3 से 4 महीने में कर देते हैं, और हर महीने ऐसे 4 से 10 प्रॉपर्टीज को भी करते हैं, इसलिए वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, अपना वेल्थ बिल्डिंग कर पाते हैं। देन दूसरा जो आता है, देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है हमारी बाय एंड रेंट। बाय एंड रेंट जो है इसमें भी सेम टाइप से होता है जैसे कि बाय एंड होल्ड के लिए था। सो बाय एंड रेंट में भी सेम टाइप से है, शॉर्टर टर्म के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए। इसमें भी मोटिव वही होता है कि आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है और जो रेंटल यील्ड है उससे आप ईएमआई वगैरह पे आउट करते जा रहे हैं इजिली, और फ्यूचर में जो एप्रिसिएशन होगा वो आपका ग्रोथ होगा। बट इसमें रिकमेंडेड ये है कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म के लिए 5 साल 7 साल के लिए आप अगर कर रहे हैं किसी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट, देन बेस्ट है। अगर 20 साल तक आप लॉन्ग प्लान कर रहे हैं तो फ्लैट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपका फ्लैट का इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद डेप्रिसिएशन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होना चालू हो जाती है। सो ये था हमारा बाय एंड रेंट स्ट्रेटजी। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो हमारी आती है वो है BRRR, बर स्ट्रेटजी। बर स्ट्रेटजी में क्या होता है? बर स्ट्रेटजी में क्या होता है? B फॉर बाय, R फॉर रिहैब और रेनोवेट, देन R फॉर रेंट, देन R फॉर रिफाइनेंस, देन R फॉर रिपीट। मतलब आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको थोड़ा सा रेनोवेशन कराना है ताकि आप उसकी रेंटल यील्ड बढ़ा पाए, क्योंकि आपको रेंट के लिए देना है। देन उसको रेंट पे दे देते हैं हम और अच्छा खासा रेंट अर्न करते हैं हम। उसके बाद होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का हम रिफाइनेंस कराते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किया है, उसकी वजह से हम रिफाइनेंस कराते हैं। और जो रिफाइनेंस से जो हमारे पास पैसा आता है उसको हम नेक्स्ट स्टडी में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाते हैं। और इस तरह से हम साइकिल को चलाते जाते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, हमारे मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और इंडिया में थोड़ा सा कम काम करती है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो आती है वो रीट्स। रीट्स को हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट हमारी ये स्ट्रेटजी भी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है कि वो डाउन पेमेंट भी दे सके, तो उसके लिए क्या है, आपको सिंपली एक डीमेट अकाउंट ओपन करना, जिसके लिए मैं लिंक आपको दे दूंगा। सो वहाँ से आपको, आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और डीमेट से आप
किसी भी रीट में, इंडिया में 3 रीट लिस्टेड है, तो इनमें से किसी भी रीट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप एज ए SIP भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने 2 3 4 5 जितना भी शेयर्स आप खरीदना चाहें वो खरीदें, और इसको हैबिट में डालेंगे आप तो डेफिनेटली, और थोड़ा थोड़ा करके आपके पास अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। फिर उस अमाउंट को आप कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करके दूसरी प्रॉपर्टी में या दूसरी टाइप की स्ट्रेटजीज को यूज करके अपना एक्चुअल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट रीट्स जो है एज ए पैसिव इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो है क्राउड फंडिंग। वो सिमिलर वे में काम करता है कि क्राउड फंडिंग में वो हम प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि रियल एस्टेट में, कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से प्रॉफिट अर्न करके इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो ये क्राउड फंडिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बट इसमें आपको एक तो अच्छा खासा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं एज ए सर्विस चार्ज या फिर मेंटेनेंस चार्ज उनके। बट आपको एनुअली वो डिविडेंड पे करते हैं, अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है, बिकॉज वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है जिनका रेंटल बहुत हाई होता है। तो वहाँ उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में नहीं करना चाहते हैं, बट अपने पैसे को कहीं ना कहीं ग्रो कराना चाहते हैं, उनके लिए क्राउड फंडिंग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। सो आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजीज क्लियर हुई हो। इनमें से आपको कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है और किस स्ट्रेटजी को आप यूज करके अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अपना गोल्ड कार्ड अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के साथ भी आप गोल्ड कार्ड को कंप्लीट करके उसका भी सेल्फी ले सकते हैं। थैंक यू।